जोड़ों का स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, खासकर जब सीढ़ियां चढ़ते हुए घुटनों से वो आवाज आने लगे। हाँ, बिल्कुल। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। इसका नाम है हेक्साफ्लेक्स, अ कॉम्प्रिहेंसिव कंपेंडियम ऑफ जॉइंट हेल्थ एक्टिव्स। और ये लिस्ट काफी लंबी है और सच कहूं तो थोड़ी हैरान करने वाली भी है। हाँ, इसमें पारंपरिक जड़ी बूटियां हैं, कार्टिलेज बनाने वाले तत्व हैं और कुछ ऐसा भी है जिसकी शायद ही कोई उम्मीद करे, एक प्रोबायोटिक। जी। तो आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये चीजें क्या करती हैं, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें एक साथ क्यों रखा गया है। एक रेसिपी की तरह। बिल्कुल, जैसे एक शेफ ने सोच समझकर ये चीजें मिलाई हों। तो चलिए इस मिश्रण की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। और रणनीति को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे काम के हिसाब से ग्रुप्स में बांट लें। तो पहला काम है आग बुझाना। आग बुझाना। हाँ, जोड़ों में जो दर्द और सूजन की आग लगी है उससे शांत करना। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस फॉर्मूला की फायर ब्रिगेड टीम से। फायर ब्रिगेड टीम, बढ़िया है। तो इस टीम में पहला फायर फाइटर कौन है? दस्तावेज में सबसे पहले बॉस्वेलिया सेराटा का जिक्र है। 300 मिलीग्राम। ये नाम सुनने में बहुत पारंपरिक और आयुर्वेदिक लगता है। और ये है भी। इसे भारतीय लोबान भी कहते हैं और सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब विज्ञान हमें बताता है कि ये असल में काम कैसे करता है। अच्छा। इस दस्तावेज में बताया गया है कि बॉस्वेलिया के अंदर होते हैं बॉस्वेलिक एसिड्स। ये शरीर के खास एंजाइम 5 लाइपोऑक्सीजनेज या 5 लॉक्स को सीधे निशाना बनाते हैं। 5 लॉक्स। हाँ, ये एंजाइम एक तरह से सूजन की आग को भड़काने वाली चिंगारी पैदा करता है, तो बॉस्वेलिया उसी चिंगारी को बुझा देता है। सुनने में तो ये बहुत असरदार लगता है, पर क्या स्रोत ये बताता है कि ये असर कितनी जल्दी दिखता है? क्योंकि दर्द में तो तुरंत आराम की उम्मीद होती है। बहुत जरूरी सवाल है ये, और दस्तावेज इस पर रोशनी डालता है। इसमें साफ लिखा है कि मानकीकृत बॉस्वेलिया के क्लिनिकल ट्रायल्स में कुछ ही हफ्तों के अंदर घुटने के दर्द, अकड़न और चलने फिरने में काफी सुधार देखा गया है। कुछ ही हफ्तों में? ये तो काफी तेज है। हाँ, तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका असर जल्दी और साफ दिखता है। तो बॉस्वेलिया सूजन के एक बहुत ही खास रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन शरीर में सूजन के तो कई रास्ते होते हैं, है ना? सही। तो क्या इसीलिए इसमें रोसेप एक्सट्रैक्ट भी डाला गया है, एक अलग एंगल से हमला करने के लिए? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस फॉर्मूला की खूबी है। रोजिप यानी गुलाब के फल का अर्क एक दूसरे रास्ते पर काम करता है। अच्छा। ये पॉलीफेनॉल्स और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। दस्तावेज के मुताबिक ये कॉक्स नाम के एक दूसरे एंजाइम के काम में हल्की सी रुकावट डालता है। कॉक्स, ओके। तो जहां बॉस्वेलिया 5-LOX को रोकता है, वहीं रोजिप कॉक्स पर थोड़ा लगाम कसता है। ये एक तरह से दो तरफा हमला है। जब एक दरवाजे पर ताला लगाया और दूसरे पर गार्ड खड़ा कर दिया। और इसके असर के बारे में दस्तावेज में क्या जानकारी है? इसके बारे में भी क्लिनिकल अध्ययनों का जिक्र है। वो बताते हैं कि रोज हिप पाउडर कूल्हे और घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द को कम करने में मददगार हो सकता है। ठीक है, तो 2 फायर फाइटर्स हो गए जो सीधे आग पर पानी डाल रहे हैं। लेकिन अब इस टीम में एक ऐसा सदस्य है जो पूरी कहानी को पलट देता है, बैसिलस कोएगुलेंस। हाँ। ये एक प्रोबायोटिक है। हम प्रोबायोटिक्स को पेट के लिए अच्छा मानते हैं, इसका घुटनों के दर्द से क्या लेना देना? और यहीं पर जोड़ों की देखभाल को लेकर हमारी पूरी सोच बदल जाती है। मतलब? हम हमेशा जोड़ों को एक स्थानीय समस्या मानते आए हैं। घुटने में दर्द है तो घुटने का इलाज करो, लेकिन ये प्रोबायोटिक बताता है कि शायद असली लड़ाई कहीं और लड़ी जा रही है, हमारी आंतों में। आंतों में? ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। ये गट जॉइंट एक्सिस, आंत और जोड़ों के बीच का कनेक्शन का आइडिया, ये सुनने में बिल्कुल नया लगता है। ये विज्ञान का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। देखिए, हमारा इम्यून सिस्टम यानी शरीर की रक्षा प्रणाली काफी हद तक हमारी आंतों से कंट्रोल होती है। अच्छा। जब आंतों में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है और पूरे शरीर में हल्की हल्की सूजन पैदा करने लगता है, जिसमें जोड़ भी शामिल हैं। ओह, तो सूजन की शुरुआत पेट से हो सकती है? हाँ, और बैसिलस कोएगुलेंस एक बहुत ही मजबूत स्पोर बनाने वाला प्रोबायोटिक है जो पेट के एसिड से बचकर आंतों तक पहुंचता है। वहां जाकर ये आंतों के माहौल को सुधारता है और इम्यून सिस्टम को शांत करता है। तो ये एक तरह से फायर अलार्म सिस्टम को ही रीसेट कर रहा है ताकि वो हर छोटी बात पर न बजने लगे। बिल्कुल, ये सीधे जोड़ों पर काम नहीं कर रहा, बल्कि शरीर के हेडक्वार्टर्स
यानी इम्यून सिस्टम को समझा रहा है कि शांत हो जाओ। और इसका कोई सबूत है? हाँ, दस्तावेज में जिक्र है कि इसके इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द के स्कोर और सी रिएक्टिव प्रोटीन जैसे सूजन के मार्करों में कमी देखी गई है। ये समस्या को जड़ से पकड़ने की कोशिश है। ठीक है, तो हमने फायर ब्रिगेड से आग तो बुझा दी, लेकिन आग बुझाने के बाद जो नुकसान हुआ है उसका क्या? अब हमें कंस्ट्रक्शन टीम को बुलाना होगा। हाँ, बिल्कुल। वो बिल्डर्स और प्रोटेक्टर्स जो जली हुई इमारत यानी हमारे कार्टिलेज को फिर से बनाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया एनोलॉजी है। और इस कंस्ट्रक्शन टीम में 3 मुख्य कारीगर हैं: कोलेजन पेप्टाइड टाइप 2, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और ग्लूकोसामीन। ये नाम तो सुने हुए लगते हैं। हाँ, ये तिकड़ी ही कार्टिलेज की पूरी संरचना बनाती है। चलिए एक एक करके इनके काम को समझते हैं। सबसे पहले कोलाजन पेप्टाइड टाइप 2 सिर्फ 40 मिलीग्राम, ये ढांचा कैसे बनाता है? देखिए, टाइप 2 कोलेजन हमारे जोड़ों के कार्टिलेज में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है। ये उस स्टील के फ्रेम की तरह है जिस पर पूरी इमारत टिकी होती है। अच्छा। ये कार्टिलेज को मजबूती और खिंचाव सहने की ताकत देता है। जब हम इसे सप्लीमेंट के तौर पर लेते हैं तो ये शरीर को संकेत देता है कि और कोलेजन बनाओ। तो ये सिर्फ कच्चा माल नहीं है बल्कि एक सिग्नल भी है। अब बात करते हैं कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की। ये क्या काम करता है? अब कार्टिलेज को सिर्फ ढांचे की ही नहीं, एक अच्छे कुशन की भी जरूरत होती है। शॉक एब्जॉर्बर की तरह। बिल्कुल, यहीं पर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट का काम आता है। इसे आप कार्टिलेज का मॉइस्चर मैग्नेट या नमी खींचने वाला चुंबक समझ सकती हैं। अच्छा, ये पानी को सोखता है। हाँ, ये पानी को सोख कर रखता है जिससे हमारे जोड़ों को वो गद्देदार क्वालिटी मिलती है। ये बिल्कुल एक स्पंज जैसा काम करता है जो झटकों से बचाता है। और इस तिकड़ी का तीसरा सदस्य है ग्लूकोसामाइन। ये क्या भूमिका निभाता है? अगर कोलेजन स्टील का फ्रेम है और कॉन्ड्रोइटिन स्पंज जैसा कुशन, तो ग्लूकोसामाइन वो सीमेंट और ईंटें हैं जिनसे ये सब बनता है। मतलब ये बिल्डिंग ब्लॉक है। जी, शरीर इसका इस्तेमाल कॉन्ड्रोइटिन और दूसरे जरूरी अणु बनाने के लिए करता है जो कार्टिलेज की मरम्मत और रखरखाव के लिए जरूरी हैं। तो ये सीधे तौर पर कंस्ट्रक्शन के लिए कच्चा माल सप्लाई करता है। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, कोलाजन फ्रेमवर्क, कॉन्ड्रोइटिन कुशनिंग है और ग्लूकोसामाइन ईंट सीमेंट। ये तो एक पूरी कंस्ट्रक्शन किट लगती है। हाँ, काफी हद तक। लेकिन इस ग्रुप में एक और नाम है, हाइल्यूरोनिक एसिड। ये क्या है? इसे आप जोड़ों का ग्रीस या सर्विसिंग ऑयल समझ सकती हैं। जी। हमारे जोड़ों के बीच एक गाढ़ा चिकना लिक्विड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। हाइल्यूरोनिक एसिड इसी का मुख्य हिस्सा है। लुब्रिकेशन के लिए। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि ये ऑयल गाढ़ा और चिकना बना रहे ताकि जोड़ बिना रगड़ खाए मक्खन की तरह आसानी से चले। उम्र के साथ ये ऑयल पतला होने लगता है जिससे जोड़ों में घर्षण बढ़ता है। और इसे सप्लीमेंट के तौर पर लेने से जोड़ों के अंदर इस ऑयल की क्वालिटी बेहतर होती है। हाँ, दस्तावेज यही बताता है। ये जोड़ों के फ्लूइड के गाढ़ेपन और लोच को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे खासकर घुटनों और कूल्हों जैसे वजन उठाने वाले जोड़ों में आराम मिलता है। ठीक है, तो फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी, कंस्ट्रक्शन टीम ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट बिना बिजली, पानी और एक अच्छे सुपरवाइजर के नहीं चल सकती। हाँ, सही बात है। मुझे लगता है कि अब हम सपोर्ट क्रू की बात करने वाले हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। आपने एकदम सही समझा। ये वो सहायक कलाकार हैं जिनके बिना मुख्य कलाकार अपना काम ठीक से नहीं कर सकते। और इस सपोर्ट क्रू में सबसे पहले आती है विटामिन D3 और K27 की जोड़ी। हम विटामिन डी के बारे में तो सुनते हैं कि ये हड्डियों के लिए जरूरी है, लेकिन इसका जोड़ों से क्या सीधा संबंध है? संबंध बहुत गहरा है। हमारे जोड़ हड्डियों के सिरों पर ही तो होते हैं। अगर नींव यानी हड्डियां ही कमजोर हों तो ऊपर की इमारत यानी कार्टिलेज पर ज़ाहिर ज्यादा दबाव पड़ेगा। सही बात है। दस्तावेज के अनुसार विटामिन D3 कैल्शियम को हमारी आंतों से सोखने में मदद करता है, लेकिन यहाँ एक समस्या है। ये कैल्शियम हड्डियों में जाने के बजाय खून की नसों में भी जमा हो सकता है। ओह, तो फिर विटामिन K27 का क्या रोल है? विटामिन K27 एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ये उस सोखे हुए कैल्शियम को पकड़कर सही जगह यानी हड्डियों तक पहुंचाता है। अच्छा। ये ओस्टियोकैल्सिन नाम के प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जो कैल्शियम को हड्डी से चिपका देता है। तो D3 कैल्शियम लाता है और K27 उसे सही जगह पर लगाता है। ये तो बहुत ही शानदार तालमेल है। अब बात करते हैं जिंक और विटामिन C की। जिंक सल्फेट, ये क्या काम करता है? जिंक को आप कंस्ट्रक्शन साइट का फोरमैन समझ सकती हैं। ये बहुत सारे कामों की देखरेख करता है। जैसे? दस्तावेज के मुताबिक ये कोलेजन बनाने, नई कोशिकाएं बनाने और टिश्यू की मरम्मत की प्रक्रियाओं के लिए बेहद जरूरी है।
इसके बिना मरम्मत का काम धीमा पड़ जाएगा। और आखिर में है विटामिन सी, सिर्फ 5 मिलीग्राम। 1 मिनट, विटामिन सी सिर्फ 5 मिलीग्राम? हम तो आमतौर पर सर्दी जुकाम के लिए 500 या 1000 मिलीग्राम की बात सुनते हैं। हाँ, इतनी कम मात्रा से क्या वाकई कोई फर्क पड़ता है, या फिर इसका काम यहाँ कुछ और ही है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये दिखाता है कि मात्रा से ज्यादा भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यहाँ विटामिन सी का काम इम्यूनिटी बढ़ाना नहीं है। तो फिर क्या है? दस्तावेज में साफ लिखा है कि ये कोलाजन बनाने की प्रक्रिया में एक आवश्यक सहकारक है। इसका मतलब है कि इसके बिना कोलाजन के मजबूत धागे बन ही नहीं सकते। अच्छा। आप चाहे जितना भी कोलाजन का कच्चा माल ले लें, अगर विटामिन सी नहीं है तो शरीर उसे एक मजबूत संरचना में नहीं बदल पाएगा। तो ये कम मात्रा एक बहुत ही खास और जरूरी काम के लिए है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ये सिर्फ दर्द की गोली या कैल्शियम की गोली नहीं है, ये एक पूरी रणनीति है। बिल्कुल। फायर ब्रिगेड सूजन की आग बुझाती है, प्रोबायोटिक फायर अलार्म सिस्टम को ही ठीक कर देता है, फिर कंस्ट्रक्शन टीम मरम्मत का काम करती है, हाइलुरोनिक एसिड मशीन में तेल डालता है, और आखिर में सपोर्ट क्रू ये सुनिश्चित करता है कि सारा काम ठीक से हो। बिल्कुल। और इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सिनर्जी, यानी तालमेल। ये सभी घटक मिलकर ज्यादा असरदार होते हैं, बजाय इसके कि आप इन्हें अलग अलग लें। अच्छा। अगर आप सिर्फ सूजन कम करने की दवा लेते हैं तो आप शायद कार्टिलेज की मरम्मत में मदद नहीं कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ कार्टिलेज बनाने वाले सप्लीमेंट लेते हैं तो हो सकता है कि सूजन उस मरम्मत को होने ही ना दे। तो ये एक ही साथ कई मोर्चों पर लड़ने जैसा है ताकि जीत पक्की हो सके। हाँ, ये एक समग्र दृष्टिकोण है। इन्हें सिर्फ लक्षणों को दबाता है, बल्कि उन बुनियादी प्रक्रियाओं को भी सपोर्ट देता है जो जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी हैं। आज के इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि जोड़ों की देखभाल एक तरफा नहीं हो सकती। ये एक जटिल प्रणाली है और उसे ठीक करने के लिए एक बहुआयामी समाधान की जरूरत होती है। सही कहा। ये दस्तावेज हमें दिखाता है कि कैसे अलग अलग वैज्ञानिक सिद्धांतों को मिलाकर एक व्यापक रणनीति बनाई जा सकती है। बिल्कुल। और ये हमें उस दिशा की ओर भी इशारा करता है जहां जोड़ों के स्वास्थ्य की देखभाल का भविष्य जा रहा है। ये एक विचार करने वाला सवाल भी छोड़ जाता है। मैं बस ये सोच रहा था कि भविष्य में जोड़ों के स्वास्थ्य की देखभाल सिर्फ लक्षणों को कम करने से आगे बढ़कर ये जो गट जॉइंट एक्सिस जैसी नई वैज्ञानिक समझ है, इसे अपनी मुख्य धारा में कैसे लेकर आएगी। जैसा कि इस फॉर्मूले में प्रोबायोटिक्स का होना एक संकेत तो देता ही है। क्या हम भविष्य में और भी ऐसे तरीके देखेंगे जो शरीर की आंतरिक प्रणाली को संतुलित करके जोड़ों को स्वस्थ रखने पर ध्यान देंगे, बजाय इसके कि हम सिर्फ दर्द होने का इंतजार करें? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ? ये एक बहुत रोमांचक क्षेत्र है।